Dear students, good evening and assalamu alaikum and welcome back to Nursing Mentorship with Bilal Said. स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 10 जो है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम ये यूनिट पढ़ते हैं। तो ये आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी डाउ की पीपीटी है और डाउ की पीपीटी जो है ये मोस्टली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसके लिए आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक्टिविटी क्या होती है और एक्सरसाइज क्या होता है। देखिए ये दो चीज़ें हैं, इस दो को आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि फिज़िकल और मेंटल जो हमारे जो एक्शंस होते हैं, सही, जिसमें हमारी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं कि एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हमारी फिज़िकल और मेंटल जो एक्शंस है, जितनी भी फिज़िकल मेंटल एक्शंस है और उसमें हमारी मूवमेंट इन्वॉल्व हो। सही, जैसे कि लेट सपोज हम जो भी काम करते हैं, खाना बनाना या प्लेइंग करना, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम कोई भी क्रिएशंस हो, सही है, तो ये सारी चीज़ें रिक्रिएशंस की बात करते हैं, लीजर्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे एक्टिविटीज़ में आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की कि एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है। एक्सरसाइज जो है ये वही जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है उसकी बार बार रिपीटेशन करना, बार बार रिपीटेटिव द फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है उसको जब हम कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपनी फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सही है, तो इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि दूसरे एक चीज़ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी एनर्जी जो होती है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। सही, जो जैसे कि एक्सरसाइज है तो उसमें हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, अब लेट सपोज एनर्जी किस तरह रिक्वायर्ड है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, सही, खाना बना रहे हैं या वट एवर जो भी है, तो वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो है उनमें हमें क्या होते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब जाके हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज में जैसे कि लेट सपोज हम योगा की बात करते हैं, अगर हम शॉर्ट ब्रीथ की बात करते हैं, सही है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है। तो इसमें आप खुद सोचें कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लंबी गहरी सांस ले, तो ये क्या, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको हेल्थ को, आपको चेस्ट को मतलब इम्प्रूव करने के लिए हम करवाते हैं, सही, लंग्स के लिए। तो उसमें आपको क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इस वजह से ये समझना है कि ये भी आपको समझना है कि जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिविटी है, जहाँ लेस रिक्वायर्ड है तो उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। सिंपल इज दैट। तो अब जाके डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्कस करते हैं कि डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट्स एंड बॉडी मैकेनिक्स। तो ये कुछ टर्म्स है, इसको डिफाइन करेंगे कि हमारे पास मोबिलिटी क्या है, जॉइंट मोबिलिटी क्या है, बॉडी अलाइनमेंट्स क्या है एंड बॉडी मैकेनिक्स क्या है। सिंपल इज दैट। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट्स हम ये बात करेंगे कि डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी एक्सरसाइज। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब हम एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट इफेक्ट बैलेंस। कौन सी ग्रेविटीज़ है जो हमारी बैलेंस को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग द मोबिलिटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी मोबिलिटी को इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, दूसरा हम बात करेंगे कि इफेक्ट द इमोबिलिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी, कौन से इमोबिलिटी से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है 6 रिव्यू द एनाटॉमी मस्कुलस्केलेटल सिस्टम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन दी साइकोलॉजिकल एंड द साइको अच्छा ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन भी देखेंगे, सही, कि उसके क्या इमोबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, हमारे फिजिकल फिजियोलॉजिकल हमारे जो फंक्शन है उनको किस तरह इफेक्ट करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शन को यानी कि हमारे मेंटल लेवल को किस तरह इफेक्ट करता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करते हैं। अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस विल while planning for the client with
अल्टर्ड मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। तो उसके लिए हमने क्या नर्सिंग प्रोसेस जो है उसको अप्लाई करना है, जिसको मतलब लेट सपोज अगर इस तरह की अगर अल्टर मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है अगर उसमें अल्ट्रेशन हो जाए तो क्या कौन सा जो नर्सिंग प्रोसेस है जिस तरह हम बात करते हैं, जिसमें हम असेसमेंट प्लानिंग डायग्नोस की बात करते हैं, फिर उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उस पर फिर हम एक एनसीपी बनाएंगे, तो फिर आप आगे जाके इसको देख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में है कि द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ द बोन्स, क्योंकि जहाँ पे हम मस्को की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, स्केलेटल की बात करते हैं, सही है, स्केलेटल की बात करते हैं, बोन की बात करते हैं, तो ये सब से जो है इसमें कौन सी चीज़ें शामिल है जिससे हमारे मस्कुलोस्केलेटल बनता है, जिसमें बोन आती है, जिसमें कार्टिलेज आता है, लिगामेंट्स एंड टेंडन, सही है। तो कार्टिलेज जो है, लिगामेंट, टेंडन एंड मसल्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे पास इन चीज़ों से बनता है, जैसे कि बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है। तो फिर आपको ये चीज़ें समझना है कि कार्टिलेज क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होता है। लिगामेंट जैसे बोन टू बोन अटैचमेंट को देखते हैं तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि बोन टू बोन अटैचमेंट जो है वो क्या होता है, तो वो लिगामेंट है। टेंडन की बात करते हैं, टेंडन जो है वो हमारे पास मसल टू बोन जो अटैचमेंट होती है उसको कहते हैं। मसल तो आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें से मिलके हमारा क्या बनता है, एक फ्रेमवर्क जो है बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। सिंपल इज़ दैट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये भी याद रखना कि फ्रैक्चर की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली आपको पता है कि फ्रैक्चर क्या होता है, सही है। तो अगर हम नॉर्मली अगर बोन की फ्रैक्चर की बात करें, लेकिन जब हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करें, सॉफ्ट टिश्यूज़ में जब फ्रैक्चर होता है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास अगर लेट सपोज अगर जहाँ पे लिगामेंट्स में फ्रैक्चर होता है और एक टेंडन में फ्रैक्चर होता है, दीज आर सॉफ्ट टिश्यूज़, सही है। तो इस सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर हमारे पास लिगामेंट्स या टेंडन, सही है, तो लिगामेंट्स है तो ये हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेन, स्प्रेन कहते हैं। अगर टेंडन में फ्रैक्चर होता है तो इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो ये मेक श्योर करें कि ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं कि हमारे पास दिस सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी। अच्छा, जितने भी हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं तो ये हमें क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है बॉडी को। तो ये 3 सपोर्ट है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए मेक श्योर करें कि जो मस्कुलोस्केलेटल है ये मतलब हमें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब आप मेक श्योर करें कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सपोर्ट आता है, जिसमें मूवमेंट आता है, जिसमें प्रोटेक्शन आता है। तो इन तीनों में से आप देख लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंगली, कि हमारे मस्कुलोस्केलेटल के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, वो क्या है। जिस तरह लेकर लेट सपोज ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे अगर हम बात करें कि द बॉडी यानी कि हम ये कहते हैं कि द सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी। तो फिर नीचे अगर हम लिखते हैं कि जिसमें अगर हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं या मसल की बात करते हैं या स्किन की बात करते हैं, तो फिर इसमें लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस। तो इसमें आपने फिर मेक श्योर करना है कि हमारे पास कौन सा होगा। तो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आगे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ हम बात करते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वही बात हो रही है कि एनाटॉमी क्या, द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम वर्क टुगेदर टू सपोर्ट मूव बॉडी। वही बात है कि सपोर्ट करता है एंड मूवमेंट देता है। क्योंकि हम मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो हमें सपोर्ट एंड मूवमेंट दे रहा होता है। तो इस वजह से ये दो चीज़ें मेक श्योर करें। अच्छा, दूसरा ये है कि द बोन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम सर्व टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स। हमारे पास जितनी भी बोन है वो हमारे बॉडी ऑर्गन की क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है, सही है। जैसे अगर हम लंग्स की बात करते हैं, लंग्स की, तो लंग्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, सही है। अगर सॉरी लंग्स की बात नहीं, हम रिब्स की बात करते हैं, रिब्स की। तो रिब्स क्या करते हैं, हमारी जो हार्ट है उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं सपोर्ट एंड वेट ऑफ द बॉडी।
सही है, सपोर्ट करता है वेट ऑफ द बॉडी को, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा होता है मोस्टली अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें। सही है। अच्छा, एंड गिव द बॉडी शेप, और पूरा एक बॉडी शेप देता है। ठीक है, अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटल ना होता है तो हमारी बॉडी की शेप इस तरह ना होती, जिसमें अगर हम स्केलेटल की भी बात करते हैं और मसल्स की भी बात करते हैं तो हमारा स्केलेटल जो है ये एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो मूवमेंट है वो हमारे पास जो स्केलेटल है वो मूवमेंट में काम करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा मेक श्योर करें। अच्छा, द मसल ऑफ द, लेट सपोज इसमें अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अगर फिंगर है या कोई भी, मतलब हम आर्म की बात करते हैं जहाँ पे बोन अगर कहीं पे टूट जाए तो वहाँ पे उसकी जो शेप है वो उस तरह नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे है द मसल ऑफ द मस्कुलर सिस्टम अटैच टू दिस बोन्स। तो जो मसल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते ताकि वो क्या करें, मूवमेंट को अलाउ करे, द बॉडी मूवमेंट को अलाउ करता है। यानी कि वही बात है जो मैंने कहा कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो मूवमेंट में काम करते हैं, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करते हैं कि अब स्टार्ट होता है कि एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। एन एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न रिफर टू द पर्सन रूटीन ऑफ एक्सरसाइज। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न वो होता है जिसमें उसकी रूटीन एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज़ होती है, लीजर्स होती है, रिक्रिएशंस होती है। अब लीजर रिक्रिएशन वही चीज़ है कि जैसे हम लीजर्स की बात करते हैं, जैसे उसकी भी कोई भी ऐसे काम हो जिसमें वो तफरी करता हो, मतलब जिसमें मतलब एक्स्ट्रा टाइम देता हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, रिक्रिएशन भी वही है। सही है, लेकिन इसमें यह है कि आपने क्या करना होगा कि उसमें आपने इतना फिज़िकली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे लेट सपोज अगर हम टीवी वॉचिंग की बात कर रहे हैं, सही है, तो ये एक लीजर्स है। रिक्रिएशन में ये होगा कि जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी गेम कर रहे हैं या कोई भी मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी उसमें आ जाती है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे स्पोर्ट्स है या जिम वगैरह है, तो उसमें आप क्या करते हो, थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्सेशन देते हो, लेकिन कोई ना कोई काम कर रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा है इट इंक्लूड, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADLS दैट रिक्वायर्ड द एनर्जी। वही बात जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सच एज हाइजीन की बात करते हैं, ड्रेसिंग की बात करते हैं, कुकिंग की बात करते हैं, शॉपिंग, ईटिंग, वर्किंग एंड होम मेंटेनेंस की। जब हम घर को सजा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, द टाइप ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एक्सरसाइज इंक्लूड द स्पोर्ट्स। अब ये देखिए कि हमारे पास टाइप ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है ये क्या है, इसमें एक्सरसाइज जो है इसमें ज़्यादातर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सही, इसमें ज़्यादातर क्वालिटी और क्वांटिटी आती है। ये इसको हम इस तरह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर क्वालिटी की बात करें और क्वांटिटी की बात करें तो इसमें ये दो चीज़ें सिर्फ जो है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आती है। जैसे लेट सपोज अगर मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं, सही है, तो मल्टी डायमेंशन मूवमेंट होती है इसमें। और दूसरा अगर हम बात करें इसमें कार्डियोवास्कुलर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक्सरसाइज से हमारे कार्डियोवास्कुलर जो बेनिफिट्स होते हैं, हमारे हार्ट फ्लो करना या हार्ट की जो एक्टिविटीज़ है वो बेहतर हो जाना, सही है, हार्ट फ्लो अच्छा हो जाना और हार्ट रेट का बेहतर हो जाना, यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो इससे इम्प्रूव होती है। तो इसमें इसको हम क्वालिटी कहते हैं। क्वांटिटी ये होती है कि जैसे कि लेट सपोज ड्यूरेशन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो मोस्टली हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन देखते हैं कि हमने कब तक एक्सरसाइज करनी है, सही है, तो वो उसकी ड्यूरेशन है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि मोस्टली हमें बता रहे होते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है उस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करेंगे, उस डिजीज़ से बचेंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है कि द टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज जो है वो कौन सा है, वो स्पोर्ट्स है। सही, तो स्पोर्ट्स की वजह से जब हम स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें मल्टी डायमेंशन एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो फिज़िकल फिटनेस होती है, हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंगली देखते तो जैसे कि हार्ट के प्रॉब्लम है उससे बेहतर हो जाते हैं, जैसे कि अगर ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी सिंपल इज़ दैट जो जहाँ पे फ्री मूवमेंट हो रही हो उसको मोबिलिटी कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोबिलिटी रिफर द एबिलिटी टू इंडिविजुअल द बॉडी मूव फ्री फ्रॉम फ्रीली, सिंपल इज़ दैट, विदाउट रिस्ट्रिक्शन।
कोई रिस्ट्रिक्शंस के बगैर जो है उसमें अगर मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहते हैं क्या, मोबिलिटी कहते हैं। इट encompasses the various type of the movement such as, जिसमें वॉकिंग है, रनिंग है, बेंडिंग है और रोटेटिंग जॉइंट्स की हम बात करते हैं। अब जब रोटेटिंग जॉइंट्स की हम बात करते हैं तो जितने भी हम जॉइंट्स की, एल्बो जॉइंट्स की बात करते हैं, रिस्ट जॉइंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोबिलिटी देखते हैं कि वहाँ पे मोबिलिटी ठीक से हो रही या नहीं। तो वो जो फ्री मोबिलिटी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। अच्छा, जॉइंट मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जॉइंट मोबिलिटी क्या है, ये भी हमारे पास एक जो जॉइंट्स होते हैं, कि जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं कि जो टू बोन्स होते हैं आर्टिकुलेट इन अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट्स, जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट होती है, जिससे विदाउट स्ट्रिक्शन जो है, कोई स्ट्रिक्शन नहीं होता भाई, सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं, उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, उसके रिस्ट्रिक्शंस के बगैर जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, रिफर टू द रेंज ऑफ मोशन एंड फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट एंड पार्टिकुलर जॉइंट इन द बॉडी, सिंपल इज़ दैट। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन आगे मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब बॉडी मैकेनिक्स की बात करते हैं। बॉडी मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? अच्छा, बॉडी मैकेनिक्स की बात करते हैं तो बॉडी मैकेनिक्स रिफर टू द एफिशिएंट यूज़ ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़। तो ये क्या है कि जिसमें हम पोस्चर की बात कर रहे हैं कि आपने अपनी पोस्चर को किस तरह मेंटेन रखना है, सिंपल इज़ दैट, ड्यूरिंग दी एक्टिविटीज़। जब भी आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस टाइम आपका पोस्चर किस तरह होना चाहिए, यानी कि लिफ्टिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, पुशिंग, पुलिंग एंड मिनिमाइजिंग दी रिस्क ऑफ इंजरी, मैक्सिमाइज द फिजिकल परफॉर्मेंस। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पे आपने रिस्क ऑफ इंजरी को मिनिमाइज़ करना है, सही। तो ये हमें देखना है जब आप लिफ्टिंग कर रहे हो, कोई चीज़ उठा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। मतलब जब आप नॉर्मली अगर हम बॉडी मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को उठा रहे होते हैं, तो उससे क्या होती है कि उससे हम देखते हैं कि हमने किस तरह वो परफॉर्मेंस करना है ताकि हम इंजरी से प्रिवेंट रहे। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे these are the principle of the body mechanics. So the mechanics of the body mechanics जो है, इसको थोड़ा सा आपने देखना है कि बॉडी मैकेनिक्स के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। मेंटेन द प्रॉपर अलाइनमेंट, क्योंकि आपने प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन रखनी है कि आपकी बॉडी की जो पोस्चर है वो किस तरह होनी चाहिए। कीप द बैक स्ट्रेट टू अवॉइड द ट्विस्टिंग, सही। आपने बैक स्ट्रेट जो है, जो बैक स्ट्रेट की बात करते हैं, बैक को स्ट्रेट रखना है, सही है। पीछे कमर जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। और दूसरा आपने अवॉइड द ट्विस्टिंग, मतलब आपने मुड़ना नहीं है, ठीक है, इस तरह मुड़ना नहीं है। इस तरह अगर आप झुकते हैं किसी चीज़ की तरफ, अगर उठाते हैं तो उसके लिए झुकते हैं, तो ये नहीं करना। अच्छा, यूज़ अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, आपने एक सपोर्ट का यूज़ करना है, जो बेस ऑफ सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लेट सपोज स्टैंड विद फीट शोल्डर विद अपार्ट, जब आप उठते हैं तो आपके शोल्डर जो है ये, इससे आपने क्या करना है, उस चीज़ को सपोर्ट करना है, सही। फीट को जो है शोल्डर से के पार्ट से सिंपल इसको देखना है, यानी कि ये सपोर्ट होना चाहिए, सही। तो इसमें ये है कि आपके वाइड बेस ऑफ सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बेंड एट द नी, जब आप नी को बेंड कर रहे होते हैं, जब आपकी नी है उसको आप बेंड करते हैं। यूज़ द लेग मसल टू लिफ्ट नॉट द बैक, मतलब आप कोशिश करें कि जब आप आपके जो लेग्स हैं इनको जब आप नी को बेंड करते हैं तो इसी से चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप लिफ्ट उठा सकते हैं, न कि आप बैक से उठाएं, सही। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी मैकेनिक्स है या आपकी जो पोस्चर है वो अलाइनमेंट सही नहीं होगी। कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू द बॉडी, कोशिश करना है कि आपने किसी भी चीज़ के पास, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो है वो क्लोज होना है, ताकि रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द बैक, ताकि उसमें जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, ताकि वो कम रहे, ठीक है। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो फिर उसकी वजह से फिर आपकी जो पोस्चर है वो सही नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, यूज़ असिस्टिव डिवाइस, मतलब आपको असिस्टिव डिवाइस भी यूज़ करना है। जैसे कि लेट सपोज जब यूटिलाइज दिस ट्रांसफ़र बेल्ट, कोई चीज़ उठाते हो तो उसके लिए फिर ट्रांसफ़र बेल्ट होना चाहिए, लिफ्ट करते हो, एंड अदर डिवाइस टू प्रिवेंट द इंजरी, इस तरह अब इंजरी से प्रिवेंट होते हैं। मतलब आपके पास कोई बेल्ट होनी चाहिए, तो इस तरह चीज़ें होती है जो आपको क्या करती है, सपोर्ट देती है। तो इस तरह डिवाइस मोस्टली आपको यूज़ करनी है ताकि आपकी अलाइनमेंट जो है, आपकी पोस्चर है, सही, तो वो मेंटेन रहे। तो इसी को बॉडी मैकेनिक्स कहती है कि आपकी बॉडी का पोस्चर किस तरह है, सही, उसको आपने किस तरह मेंटेन करना है और किस तरह अपने हाइट को, जो वेट है उसको किस तरह उठाना है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी जो
मतलब जो बैक एरिया है, मतलब ठीक है, तो वो उसमें जो है उसमें थोड़ा सा झुकाव ना आ जाए, वो स्ट्रेट रहे। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की, तो रेंज ऑफ मोशन आपने पढ़ा है कि रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। मीन दैट द एक्सटेंट or limit to which a part of the body can be moved around the giant's fixed point, the totality of the movement a giant is capable of doing। मतलब ये है कि आपके अगर आप शोल्डर की बात करते हैं, सही, तो शोल्डर में जो जॉइंट्स होता है उसको, वो तो अपने पॉइंट पे रहता है, लेकिन उसके अराउंड जो है आप अपने हैंड को जो है वो पीछे और आगे लेके आ रहे हो, सही। तो ये क्या है होता है, ये टोटल मूवमेंट जो है जिसमें जो जॉइंट जो होता है वो क्या करता है, फिक्स होता है पॉइंट पे, लेकिन द टोटलिटी ऑफ द मूवमेंट अ जॉइंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग। तो ये सारे मूवमेंट जो है वो ये जॉइंट जो है वो कर रहा होता है। सिंपल इज दैट, इसमें यही बात है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि बॉडी अलाइनमेंट। अब बॉडी अलाइनमेंट जो है कि ये क्या होता है। अच्छा, जिसमें बॉडी अलाइनमेंट ये होता है कि जो आपकी बॉडी अलाइनमेंट है, जैसे कि हमने बात की बॉडी मैकेनिक्स की, कि आप चीज़ों को किस तरह मतलब ये कि लिफ्टिंग करते हो तो आपका पोजीशन किस तरह होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे बॉडी अलाइनमेंट ये है कि मतलब आपकी पोजीशंस की बात करता है, मतलब आपकी पोजीशन किस तरह है, या हम ये दे सकते हैं कि हमने किस तरह जो स्पाइन है, सही है, उसको बहुत कम जो है पुट लेस करना है, ताकि हमारी स्पाइन जो है वो ज़्यादा मतलब झुके ना, उसमें ये चीज़ें ना आए। तो बॉडी अलाइनमेंट रिफर टू द पोजीशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट, जिसमें हमारे वेरियस बॉडी पार्ट जो है उनकी जो अरेंजमेंट होती है। लेट सपोज अगर हम कोई भी चीज़ उठाते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो किस तरह है, मतलब हम किसी चीज़ को उठाने के लिए झुकते हैं, तो ये भी हमारी अलाइनमेंट है। रिलेशन ईच अदर with and the emphasizes on the maintaining the proper posture of and balance। तो हमने क्या करना है, अपने पोस्चर को बैलेंस करना है, क्योंकि मोस्ट हमारे जो पोस्चर है वो क्या है कि जो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसको मतलब किस तरह, स्पाइन की बात करते हैं, नी की बात करते हैं, सही, हेप की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे बॉडी अलाइनमेंट्स में आते हैं, जिसको हम पोस्चर कहते हैं। तो पोस्चर ये होता है, गेस्चर आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होती है उसको कहते हैं। तो पोस्चर और गेस्चर में ये फ़र्क है, सही। पोस्चर आपकी पूरी बॉडी की जो अलाइनमेंट है उसको कहते हैं, गेस्चर जो है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इट इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द स्ट्रेट एंड अलाइन द पोस्चर। ये इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह स्ट्रेट में होती है और किस तरह अपनी पोस्चर को अलाइन रखती है विद द हेड की बात करते हैं, शोल्डर की बात करते हैं, हिप्स, फीट एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, कि इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट किस तरह होनी चाहिए। लेट सपोज अगर आप चेयर पे बैठते हैं, सही है, तो आपका पोजीशन किस तरह है, किस तरह आप बैठे हैं, मतलब आप थोड़े से झुके हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है वहाँ पे मतलब वो सही पोजीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है और आपका जो है वो स्टफ़ हो सकता है चीज़ें, तो जिसमें मसल प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिससे आपकी क्या होती है कि आपकी बॉडी अलाइनमेंट ख़राब होने से आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मेक श्योर करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि बॉडी अलाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, कि बॉडी अलाइनमेंट्स यानी कि हम पोस्चर की बात करें, यहाँ पे लिखे है कि इट प्रमोट द ऑप्टिमल बैलेंस एंड मैक्सिमल बॉडी, यानी कि ये जो बैलेंस है उसको किस तरह ऑप्टिमल रखता है। तो ये देखते हैं, फंक्शन वेदर इज क्लाइंट इज द स्टैंडिंग। जब भी कोई शख्स खड़ा होता है तो उसको देखते हैं सिटिंग या लाइंग डाउन होता है, तो उनमें अपनी अपनी पोजीशन जो होती है, यानी कि वो सिटिंग पोजीशन है या लाइनिंग पोजीशन है, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लाइन ग्रेविटी, सही है। अब लाइन ग्रेविटी, सेंट्रल ग्रेविटी एंड बेस ग्रेविटी, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो ग्रेविटीज़ होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक फोर्स है, सही है, जो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनको, जो अर्थ है ये अपना फोर्स जो है लगा रहा होता है, जो नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन अपना एक फोर्स रखता है, सही है। लेट सपोज अगर ग्रेविटी ना होती तो शायद हम ज़मीन पे ना होते, हम हवाओं में होते, सही है। तो ये ग्रेविटी है जो हम ज़मीन की जो हमें अपनी तरफ खींच रही है, सही है। तो वो ग्रेविटी फिर हम देखते हैं कि लाइन ग्रेविटी क्या होगी, सेंट्रल ग्रेविटी क्या होगी और बेस ग्रेविटी क्या होगी। अच्छा, तो ये सारी ग्रेविटी जो है ये क्या करती है, ये हमें बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, जो हमारी बॉडी अलाइनमेंट्स है, सही, या पोस्चर है, उसको मेंटेन कर रही होती है। व्हेन बॉडी इज वेल अलाइन स्टैंड ऑन द जॉइंट्स मसल टेंडन एंड लिगामेंट्स इज मिनिमाइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर
एंड ऑर्गन आर सपोर्टेड। तो अगर हम ये कहते हैं कि जब हमारी बॉडी वेल अलाइन होगी, स्टैंड ऑन द जॉइंट्स, मतलब जब जॉइंट्स की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं मस्कुलोस्केलेटन में, अगर इसमें ये सारी चीज़ें अपनी अलाइनमेंट पे होगी, अपनी जगह पे होगी, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि लिगामेंट्स तो इज मिनिमाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन आर सपोर्टेड। तो इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है, और दूसरा ऑर्गन जो है वो क्या होंगे, वो सपोर्टेड होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन को जो सपोर्ट होगा वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मोस्टली अगर हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, सपोर्ट करता है जॉइंट्स के साथ, मतलब ये सारे बोन टू बोन, बोन टू मसल, ये इनका आपस में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है, एक सपोर्ट है, तो वो मेंटेन रहेगी। सिंपल इज़ दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम वही बात करते हैं कि जैसे अगर हम बॉडी अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये हमारे पास सबसे गुड पोस्चर यही है, सही, जिसमें सेंट्रल लाइन की बात करते हैं, सही, तो ये पूरी बैलेंस है। यहाँ पे आप देखें तो इसका थोड़ा सा ये पीछे की तरफ और हेड आगे की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन दैट कि ये पूर पोस्चर है। यहाँ पे देखें, सही, तो ये भी हमारे पास एक पूर पोस्चर है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वो ये है। तो इस तरह हमने किस तरह अपनी बॉडी की अलाइनमेंट जो है उसको मेंटेन रखना है, वो हमारी जो ग्रेविटीज़ है, जितनी भी ग्रेविटीज़ है, चाहे सेंट्रल ग्रेविटीज़ हैं, चाहे लाइन ग्रेविटीज़ हैं, चाहे हम बेस ग्रेविटीज़ की बात करते हैं, तो ये हमारे पास बेस ग्रेविटीज़ है। तो इसमें आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है बेसिकली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट द बैलेंस। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी कैन हेल्प इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर बैलेंस, प्रिवेंट द फॉल एंड इन्हांस द ओवरऑल स्टेबिलिटी। अच्छा यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास मतलब ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, इम्प्रूव करती है बैलेंस को, और फॉल से प्रिवेंट करती है, फॉल मीन गिरने से प्रिवेंट करती है। जब ग्रेविटी मतलब होगी तो वो क्या होगा, आपको गिरने से बचाएगा, और इन्हांस ओवरऑल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यही है कि आप स्टेबल रहेंगे, सही, आप गिरेंगे नहीं, वही चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे सेंट्रल ग्रेविटी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो सेंट्रल ग्रेविटी है वो क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को मेक श्योर करें, मोस्टली इसी में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट एट विच द बॉडी मास इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सेंट्रल ग्रेविटी क्या होती है कि सेंट्रल ग्रेविटी जो हमारे पास जब हम सेंट्रल पॉइंट होता है, सी, उसको सेंट्रल ग्रेविटी कहते हैं, तो वो क्या होती है, वो इक्वली जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, सही है। जब भी सेंट्रल ग्रेविटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। जो बेस होता है, जब हम बेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि जो हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर बीच में होता है, तो ये हमारे जो सेंटर की बात करते हैं, तो बॉडी आगे डायग्राम होगा तो फिर बता देंगे, ये मतलब अपर टू पोर्शन में है, हाफ है, सही, यहाँ और यहाँ पे इनकी जो सेम मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है। अच्छा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन एन अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन, अगर कोई खड़ा रहता है अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेट अराउंड द पेल्विस एरिया। जब कोई स्टैंड होता है, जो उनका जो पेल्विस एरिया है वो उसका सेंटर ग्रेविटी होता है, सही है। तो सेंटर ग्रेविटी जो है चेंज हो सकता है, अगर जहाँ पे बॉडी मास है तो वहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज अगर ये सेंटर ग्रेविटी है, सही, ये सेंटर ग्रेविटी है, और मैं जो है और यहाँ पे अगर देखूँ ये सेंटर ग्रेविटी, यहाँ पे वेट ज़्यादा कर दूँ, सही है, वेट ज़्यादा कर दूँ, यहाँ पे वेट कम है, तो ये सेंटर ग्रेविटी जो है बॉडी मास की वजह से अपनी जगह छोड़ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो सेंटर ग्रेविटी फिर यहाँ पे आएगी। सिंपल इज़ दैट। तो ये क्या करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि ग्रेविटी जो है किस तरह बैलेंस को इफेक्ट कर रही होती है, सही है। तो ये सारी चीज़ें। बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं कि द बेस ऑफ सपोर्ट रिफर टू द एरिया बिटवीन द फीट दैट सपोर्ट द बॉडी वेट। फीट जो है बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, मतलब फीट के बीच में अगर हम फीट की बात करें, लेग्स की बात करें, उनके बीच में जितना भी स्पेस होगा तो उतना जो है वो अपनी बॉडी को मतलब बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेट बेयरिंग करते हैं। जब वेट बेयरिंग करते हैं तो वो ज़्यादा लेग्स ओपन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेट को उठा सके और बॉडी को बैलेंस कर सके, सही।
तो ये होता है, इस तरह से ग्रेविटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी पे। अच्छा, जब वो मतलब अगर लेग्स करीब होंगे, सही है, तो वो उतना ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जितना स्पेस ज़्यादा होगा, सही, तो उतना बॉडी जो है उसको बैलेंस करेगा। अच्छा, यहाँ पे है अवॉइडर बेस ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइड द मोर स्टेबिलिटी। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब गिरेगा नहीं। बैलेंस विल अ नैरो बेस ऑफ द सपोर्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी। जब वो कम होगा, सही है, जब स्पेस कम होगा तो इस वजह से वो फिर अपनी बॉडी को मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा। तो इस वजह से जब भी वो कोई चीज़ जिम वाले, जिम को आपने देखा होगा बिल्डर को, जब भी वो कोई वेट बेरिंग चीज़ उठा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले अपने लेग्स को ज़्यादा मतलब लेग्स को ज़्यादा स्पेस दे देते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को क्या करें, बैलेंस करें, सपोर्ट करें। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, लाइन ग्रेविटी की बात करते हैं। लाइन ग्रेविटी क्या है? द लाइन ग्रेविटी इज इन द इमेजनरी, ये एक वर्टिकल लाइन होती है, जैसे वर्टिकल लाइन होती है लाइन ग्रेविटी, जो आपके हेड से स्टार्ट होके आपके बेस तक आती है, थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ आती है। अच्छा, टू मेंटेन द बैलेंस द लाइन ऑफ ग्रेविटी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट की तरफ आती है। व्हेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल आउटसाइड ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट बैलेंस इज कंप्रोमाइज। जब आउटसाइड ऑफ द बेस जाती है तो इसके बैलेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं, सही है, तो आपकी सेंट्रल लाइन जो है यूँ आ रही है, सही है। अगर आपको मैं कहता हूँ कि लेट सपोज यहाँ फुटबॉल रख देता हूँ और आपको कहता हूँ कि इसको उठा ले, और ये थोड़ा सा दूर है, सही, तो इसके लिए आपको क्या होना होगा, थोड़ा सा आगे आना होगा। जब आप आगे आओगे तो आप गिरोगे, क्योंकि आपकी सेंटर जो लाइन है वो यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे नहीं है, सही है। तो इसकी वजह से फिर आपको क्या होगा कि आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा और आप गिर पाएंगे, सही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मेंटेन करना है। जैसे लेट सपोज हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अगर कोई भी शख्स है, वो स्टैंड हुआ है और मतलब उसने मतलब एक पाँव जो है वो ऊपर किया हुआ है, सही है, और एक पाँव नीचे है। तो एक पाँव से वो किस तरह खड़ा है, क्योंकि उसने सारा जो वेट है वो यहाँ पे उसकी सेंट्रल लाइन जो है वो बॉडी मास पे आ रही है। जब उसकी सेंट्रल लाइन, सॉरी, हाँ, लाइन जो है, हाँ, लाइन जो है वो क्या हो रही है, वो इसकी बॉडी मास पे आ रही है। तो बॉडी मास पे आ रही है तो ये लाइन अब यहाँ सेंटर में नहीं आ रही, ये अब इस तरफ आ रही है। तो इस वजह से अब इसकी जो मतलब जो बेस है वो ज़्यादा मेंटेन या इसका जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे देखें डायग्राम आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, लाइन ऑफ ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये लाइन ग्रेविटी है, सही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर ग्रेविटी है, ठीक है। अब लाइन ग्रेविटी हेड से लेके ये हमारे पास बेस तक आ रही होती है। अब लाइन ग्रेविटी कभी भी चेंज हो सकती है, यहाँ भी आ सकती है, सही, जहाँ पे बॉडी मास ज़्यादा हो तो वहाँ पे आएगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल ग्रेविटी। अब सेंट्रल ग्रेविटी भी यही है कि जहाँ पे सेंट्रल ग्रेविटी मतलब जहाँ पे बॉडी मास ज़्यादा होता है तो सेंट्रल ग्रेविटी वहाँ चली जाती है। सिंपल इज़ दैट। और ये सपोर्ट है, सपोर्ट में जो बेस सपोर्ट है वो यही है कि जैसे अगर ये बेस सपोर्ट है, जितना अगर वो ये करेगा मतलब लेट सपोज, तो उसका जो बैलेंस है, बैलेंस इससे क्या होगा। तो सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे जो अलाइनमेंट है या बॉडी पोस्चर की हम बात करते हैं तो हमने किस तरह बैलेंस रखना है अपनी बॉडी को, तो वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारी बैलेंस को, सही है। तो इस ग्रेविटी में, अगर जिस ग्रेविटी में आप रहते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, ठीक है। तो वो ये एक चीज़ है, मतलब कोई भी अगर लेट सपोज अगर कोई भी यहाँ से अगर चल रहा होता है, सही, तो वैसे नहीं चल रहा होता लेकिन उसने अपना वेट वहाँ पे फिक्स किया होता है, तो वो उसका एक सेंट्रल होता है जिस पे वेट फिक्स किया होता है, जिसकी वजह से वो गिर नहीं पा रहा, वो जा रहा है। तो इस तरह आपने देखा होगा कि ये सारी जो है एक ग्रेविटी की वजह से ही होती है सारी चीज़ें। बहरहाल